तो आज हम करेंगे चैप्टर 10 के ऊपर बेस मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि है वेक्टर अलजेब्रा की। और अगर आपको ना पता हो तो आप ये जो भी वीडियो है ये देख रहे हैं जिम सॉल्विट चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे बड़ी बात, जो हमने अभी तक 10.1 से लेकर 10.4 तक सारे क्वेश्चंस को किया एनसीईआरटी के, एक एक क्वेश्चन को मैंने लगाया है। और अगर मैंने कोई क्वेश्चन स्किप किया होगा तो 80% या 70% तो उसको खत्म किया ही होगा और उसके बाद बोला होगा कि अब आप कर सकते हो। वैसे बहुत रेयर होता है। तो अब हम जो करेंगे उसके लिए आपको 10.1 से 10.4 तक के सभी कॉन्सेप्ट्स को पता होना चाहिए वेक्टर अलजेब्रा के, और अदरवाइज आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इस एक्सरसाइज को देख रहे हैं तो पहले आप लगा कर आए होंगे, और अगर देख रहे हैं तो पहले उसको लगा लीजिए। ठीक है, तो शुरू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। चलिए समझते हैं इसको। मान लेते हैं कि मेरे पास एक एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, और इस एक्सिस की बात ये है कि ये एक्स वाई प्लेन है, तो सिंपल सा एक्स वाई प्लेन ऐसे ही मान लेते हैं। और एक वेक्टर है जो कि 30 डिग्री बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। अच्छा, तो जो वेक्टर है वो बेसिकली 30 डिग्री बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो 30 डिग्री बनाते हैं इसमें, मेरे ख्याल से ये ठीक है। दिस वन लुक्स बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री, और ये वेक्टर इसको नाम दे देते हैं ओ ए वेक्टर। तो जो ओ ए वेक्टर है वो 30 डिग्री बनाता है एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन की एक्स एक्सिस से, ठीक है। हमें इस यूनिट वेक्टर लिखना है इस डायरेक्शन में। सबसे पहले आपको इसके दो कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे, जो कि होता है, एक होता है एक्स कंपोनेंट और दूसरा होता है वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो x कंपोनेंट क्या होगा, अगर आपको कभी भी ऐसे लिखना हो तो हमेशा याद, मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है इसका नाम है ए वेक्टर, तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा जिसको हम कहेंगे मॉड ए। तो अगर वो मॉड ए यहां पे लिया जाए इस पॉइंट पर, लेट सपोज इसको मैं पॉइंट x1 कहता हूं और इसको पॉइंट y1 कहता हूं, तो ये जो लेंथ होगी ये बेसिकली क्या होगी, दिस इंटू कॉस ऑफ द एंगल, करेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्शन है उसके एक्स एक्सिस पे। तो ओ ए कॉस थीटा, ओ ए कॉस थीटा, ओ ए लेंथ, अगर मैग्नीट्यूड को ओ ए बोल रहे हैं तो ओ ए कॉस थीटा, करेक्ट। तो उसको हमने माना है ए वेक्टर है, ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, तो वो हो जाएगा जो भी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इनटू कॉस ऑफ दैट एंगल, कॉस थीटा। दिस विल बी द एक्स कंपोनेंट। व्हाट विल बी द वाई कंपोनेंट, इट विल बी ओ ए साइन थीटा, या फिर कॉस 60 लिख सकते थे, लेकिन कॉस 30 डिग्री, सॉरी साइन लिख सकते हैं सीधा। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर इंटू साइन ऑफ दैट। जब भी साइन 30 डिग्री, जब भी हमें वेक्टर कंप्लीट लिखना होता है तो वेक्टर कंप्लीट क्या होगा, वेक्टर होता है, जो भी वेक्टर है उसको लिख सकते हैं, उसका एक्स कंपोनेंट कितना है, तो वो है मॉड ए, सॉरी, कॉस 30 डिग्री, दिस विल बी आई कैप, ये हो गया पूरा एक्स वाला पार्ट, प्लस जो वाई वाला है इंटू द जे वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से हमने एक वेक्टर ए लिख लिया है जो कि इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा मॉड ए वेक्टर कॉमन, कॉस 30 क्या होता है, √3/2, और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था, यूनिट वेक्टर लिखने के लिए आप कहते हो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। इसका मतलब ए कैप किसके बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर की जगह जब आप डिवाइड बाय मॉड ए करोगे तो ये मॉड ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या, फाइनल आंसर होगा √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा आंसर। अब आप समझे क्या करना था इसमें, पहले आपको ओ ए जो था उस वेक्टर की लेंथ को लेना था, कॉस ऑफ दैट एंगल ले लिया तो कॉस 30 के साथ वो आ गया √3/2 आई, और साइन के साथ ले लिया तो 1/2 आ गया। बड़ा सिंपल सा लॉजिक, समझ गए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा आपको, मुझे लगता नहीं है कि कोई कंफ्यूजन होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट। तो ये मैंने बड़े आराम से आपको पहले भी पढ़ाया है कि कोई भी वेक्टर पी क्यू लिखने के लिए क्यू माइनस पी करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी करते हैं।
तो वो हो जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 आई कैप, डायरेक्टली लिख सकते हैं। पीछे एक्सरसाइजेस में ये सब बताया जा चुका था, इसीलिए मिसलेनियस में तो ऑब्वियसली इतना डिटेलिंग की जरूरत नहीं होती है जब तक कि कोई अच्छा क्वेश्चन आए। ठीक है, तो पी क्यू वेक्टर आ गया x2 माइनस x1 आई, y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 k। हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, तो वो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, पूरे का क्या हो रहा है स्क्वायर रूट। ठीक है, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स p एंड q। हमें स्केलर कंपोनेंट पता करने हैं। स्केलर कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का बड़ा आसान से बस उसके i वाले के टर्म के साथ लिख दीजिए, पूरा लिख देंगे तो वो वेक्टर कंपोनेंट कहलाता है। अगर सिर्फ स्केलर लिखना है तो सिर्फ बस उसका x जो पार्ट है वो लिख दीजिए, जो y पार्ट है और जो z पार्ट है। तो स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, बस सिंपल। So these are three are the x, y and z scalar component of the vector. सिंपल सा, कुछ है ही नहीं, क्या ही बोलूं, है कि नहीं है, दोनों हमारे आंसर बन गए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड लगता है। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। सबसे पहले हमें डायरेक्शन बनाना पड़ेगा ईस्ट वेस्ट के लिए, तो मैं एक सिंपल सा ये ले लेता हूँ प्लान। ये बेटर है, आई गेस इट्स बेटर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ओके, सो शी वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, लेट दिस बी 4 किलोमीटर। तो लड़की ने यहाँ से शुरू किया, ये वेस्ट होगा ऑब्वियसली क्योंकि ये ईस्ट होगा, ये तो पता होता है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो 4 किलोमीटर किधर की तरफ जाती है, वेस्ट की तरफ जाती है वो लड़की, ये एक वेक्टर हो गया। ठीक है, एंड स्टॉप्स, नहीं सॉरी टुवर्ड्स वेस्ट, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो पहले यहां पर जहां पर है वहां पे पूरी एक्सेस को लेकर आइए कि उसके लिए वहां पर नॉर्थ किधर है, पहले तो वो समझना जरूरी है कि उसके लिए नॉर्थ किधर है वहां पे। ठीक है, तो यहां उसके लिए नॉर्थ होगा, इस पॉइंट पर पहुंच गई, अब उसके लिए ये नॉर्थ है। वो कह रहा है कि 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट, तो ईस्ट ये है, तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ, तो नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ। अगर बोलता है 30 डिग्री वेस्ट की तरफ तो इधर मुड़ जाते। ठीक है, मैं भी मुड़ रहा हूं, तो ऐसे है नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, तो वो एक वेक्टर है। अज्यूम कर लेते हैं ये वेक्टर है, तो ये है 3 किलोमीटर लेंथ का, कितना 3 किलोमीटर, क्योंकि ये कितना है 30 डिग्री है, ये वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। रुक जाइए एक सेकेंड, तो यहां मैं 30 डिग्री लिख दूंगा ऐसे इसलिए, और 3 किलोमीटर नीचे लिख दूंगा। ठीक है, तो 30 डिग्री ईस्ट की तरफ मुड़ती है नॉर्थ से और रुक जाती है, रुक गई है यहां पे वो। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, तो हमें उसके लिए ये वाली वैल्यू पता करनी है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, इसको पता करना है अननोन को। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन याद है, नहीं याद है तो मैं बनाऊंगा, अब ध्यान से समझिए, मैं इसको बस यहां से लेके आ रहा हूं। तो दिस इज 4, दिस इज यहां से 30 है तो ये 60 हो जाएगा, तो मैं इसको 60 लिख रहा हूं। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं, अरे ये 30 है ना, यहां से ऐसे बना था ना 30 डिग्री, तो इसको मैंने लिख दिया 60, टोटल तो 90 होता है ना। तो यहां पे ये जो टोटल लेंथ थी इसको मैं हटा रहा हूं 30 डिग्री को, तो ये है 3 किलोमीटर, 3 लिख देता हूं बस। और यहां से मुझे इसके वेक्टर को पता करना है। तो अगर आपको पता हो कि ये जब एडिशन होता है, जैसे ये मान लेते हैं हमारे लिए है ए वेक्टर, इसको मान लेते हैं ये है बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर। थोड़ी देर के लिए ऐसे जूम कर लीजिए, ओ ए ओ बी ओ सी भी लिख सकते थे पर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं। तो ए वेक्टर जो होगा, सॉरी जो सी वेक्टर होगा, सी वेक्टर देखिए क्या होता है, जब एक की टेल दूसरे के हेड से मैच करती है, ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, एक की टेल दूसरे के हेड से मैच करती है,
तो हम शुरुआत करते हैं पहले की टेल से दूसरे की हेड की तरफ, तो पहले की टेल से दूसरे के हेड की तरफ, तो ये होगा सी वेक्टर, यही हमें पता करना है। तो इट विल बी नथिंग बट द सम ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, सम ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। पर बी वेक्टर लिखना पहले पड़ेगा, क्यों फाइट है, क्योंकि बी वेक्टर भी ऐसे टिका हुआ है, उसका एक्स और वाई कॉम्पोनेंट नहीं पता। ए वेक्टर का भी एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट तो जीरो है क्योंकि पूरा डायरेक्शनली एक्स की तरफ है लेकिन निगेटिव एक्स की तरफ है। तो पहले आपको ए वेक्टर लिखने आना चाहिए, तो ए वेक्टर क्या होगा, वो होगा -4i कैप। क्यों, क्योंकि वो एक्स के निगेटिव साइड की तरफ जा रहा है, एक्स की निगेटिव साइड की तरफ जा रहा है, तो निगेटिव एक्स की तरफ -i कैप, और कितना मैग्नीट्यूड था उसका 4, कितना मैग्नीट्यूड था 4। अच्छा बी कैप के लिए लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, जो अभी आप लिख कर आए थे पीछे वाले पार्ट में, क्या लिख के आए थे, कॉस और साइन में, बिल्कुल सही है। सुनिए मेरी बात को, मैं यहां पे लिखता हूं बी कैप को, इसको मैं भी रेस कर रहा हूं। हाँ, तो जब मैं बी कैप के लिए लिखूंगा तो मुझे एक बी कैप के लिए चाहिए होगा, ये मेरा होगा एक्स वाला पार्ट और ये होगा वाई वाला पार्ट, तो cos 60 और sin 60 बन जाएगा, 3 cos 60 और 3 sin 60। इसके जस्ट पिछले वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में किया था, देखा था cos 30 sin 30 बनाया था कि नहीं, मैग्नीट्यूड लिखा था ना वहां पे, सेम चीज कर रहे हैं बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो 3 cos 60, अब की बार नीचे जाएंगे तो 3 cos 60 और 3 sin 60, तो जो बी कैप होगा, जो बी कैप हो जाएगा that will be 3 cos 60 i, क्योंकि डायरेक्शन इधर होगा, जब वेक्टर का कॉम्पोनेंट निकालेंगे तो वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स की तरफ जाएगा जब इसका एक्स कॉम्पोनेंट लेंगे तो, और प्लस, और ये अपवर्ड जाएगा, वर्टिकल जाएगा तो अब y पॉजिटिव पे जाएगा, तो प्लस 3 sin 60 j, दैट इज नथिंग बट अवर v वेक्टर, दैट इज अवर v वेक्टर। ठीक है, सो क्या हो गया, 3 cos 60 i और 3 sin 60 j, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो cos 60 हाफ होता है तो 3/2 i, sin 60 √3/2 होता है तो 3√3/2 j, दैट इज अवर बी कैप, बी वेक्टर। तो हमें ए वेक्टर पता लग गया और हमें बी वेक्टर पता लग गया, हमें ए वेक्टर पता लग गया और हमें बी वेक्टर पता लग गया। तो हमें बताया गया कि जो सी वेक्टर है इट्स अ रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस बी, बस घबराना नहीं है। तो a क्या है -4i और b क्या है 3/2i प्लस 3√3/2 j। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये 2 4 जा 8 -3 तो 5, तो 5 -5i/2 और 3√3/2 j। अब हमें क्या करना है, इसका हमें पता करना है कि वो कितने दूर है, डिस्प्लेसमेंट बताना है इनिशियल पॉइंट से, तो इसका मैग्नीट्यूड पता करना है। सी वेक्टर का क्या पता करना है, मैग्नीट्यूड, तो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे सी वेक्टर का, वो क्या हो जाएगा √/5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3√3/2 का होल स्क्वायर। समझ गए, तो ये हो जाएगा 25/4 प्लस 9 3 जा 27/4, भाई 3√3 है ना, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, तो ये जोड़ने से कितना हो जाएगा 2 2 4 52/4 का स्क्वायर रूट, तो बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर रूट 13 किलोमीटर, अब जितना भी आ रहा होगा मेरे ख्याल से 3 पॉइंट समथिंग होता होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो 3.3 या 3.4 ऐसे कुछ हो सकता होगा। तो अगर आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर है। तो 3.5 से 3.6 होगा, सॉरी 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, ये 12.25 से बड़ा है, 3.5 समथिंग होगा एग्जैक्टली। तो अब आपको समझ में आ गया क्या करना है, इसमें सबसे पहले डायरेक्शन था इसका पता करना है, जो वो फर्स्ट टर्न पे गई, तो फर्स्ट टर्न पे जो गई उसका डायरेक्शन क्या था, करेक्ट -i की तरफ 4 किलोमीटर, तो 4i। दूसरा क्या हुआ, दूसरा उसका ये साथ हुआ कि दूसरे वाल में उसने टर्न लिया इधर की तरफ, तो 30 डिग्री टर्न था, उसको मैंने बेस से 60 लिया और दोनों कंपोनेंट x और y निकाल के वेक्टर को क्रिएट कर लिया, बी वेक्टर को। दोनों वेक्टर का सम उसका रिजल्टेंट वेक्टर है, जो उसकी इनिशियल पोजीशन से दूरी भी है फाइनल पोजीशन तक। ठीक है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, पहले सम कर लिया फिर मैग्नीट्यूड निकाल लिया और उससे आ गया डिस्प्लेसमेंट का एग्जैक्ट टर्म। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, अगर a वेक्टर b प्लस सी के है तो क्या ये ट्रू है कि a वेक्टर b प्लस सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल भी होगा सम के। आपको एक बात याद है, मैंने अभी जस्ट पढ़ाया आपको कि कोई वेक्टर है a
और कोई वेक्टर है b, तो इसका जो सम लिखा जाता है इट इज गिवन बाय a प्लस बी। तो ये है मेरा सम वेक्टर, करेक्ट, दिस इज माय सम वेक्टर। तो आज अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा b है और ये हम लोग के लिए c है, ठीक है, अभी मैंने बताया था ना, तो इन दोनों का सम क्या होगा, ये ग्रीन वाला वेक्टर, और इसका नाम है a वेक्टर, इसका नाम क्या है a वेक्टर, इसका नाम है a वेक्टर। तो मैं ये लिख सकता हूं कि a वेक्टर इज इक्वल टू b प्लस सी वेक्टर। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिस इज एक्चुअली a triangle. This is actually a triangle. This tells that this is a triangle. These three are the sides of a triangle. These three vectors represent the side vectors of the triangle. Side vectors of the triangle. Side vectors of triangle. तो अगर वो साइड वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्राइंगल के, आई होप यू हैव स्टडीड दैट सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो साइड लेंथ किससे दी जाएगी, मॉड से दी जाएगी, उसके मैग्नीट्यूड से दी जाएगी। सम ऑफ एनी टू साइड लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल is always greater than the third side. This is the triangle law. It's actually basically a simple law कि sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. Equal भी नहीं होता, तो you cannot say that b plus c is equal to a. So this is a false. Is it true? No, it is false, because we know that sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. बस sufficient है, justify कर दिया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जिसके लिए ये एक यूनिट वेक्टर होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। यानी कि अगर ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है तो i प्लस जे प्लस के, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा इट शुड बी इक्वल टू 1, इट शुड बी इक्वल टू 1। अब आपको पता है ये बेसिकली वेक्टर क्या है, ये है xi प्लस xj प्लस xk टाइप का वेक्टर है। तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बाहर ले लेंगे तो √3 बच जाएगा, इज इक्वल टू 1। सो x √3 इक्वल्स टू 1। सो व्हाट कैन बी इक्वल टू x, x कैन बी इक्वल टू 1 बाय √3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज अ यूनिट वेक्टर, x कैन बी 1 बाय √3। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, x कैन ऑल्सो बी -1 बाय √3, क्योंकि डायरेक्शन ही बदलेगा। अगर मैं x को निगेटिव ले लूंगा तो इस वेक्टर का डायरेक्शन बदल जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि जब हम x ले रहे हो, देखिए मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, पर x खुद में तो कभी भी, x तो खुद में कभी भी वो हो सकता है ना भाई, x निगेटिव हो सकता है। तो निगेटिव x होता तो निगेटिव स्क्वायर, यानी मैं -1 बाय √3 भी लिख दूंगा तो फर्क क्या पड़ जाएगा, वो तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इसका मतलब आइदर 1 बाय √3 और -1 बाय √3, बिकॉज x इटसेल्फ कैन टेक एनी टू साइड्स, टू डायरेक्शंस, वो इसीलिए दो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स a एंड b। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज गिवन बाय a प्लस b। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपको पता ही है, रिजल्टेंट वेक्टर अगर होता है, मान लेते हैं ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो ये होता है इसका रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि होता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर। पढ़ाया गया होगा ये तो फिजिक्स में भी। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर इट विल बी इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। इसको मैं अज्यूम करता हूं रिजल्टेंट वेक्टर का नाम है r वेक्टर, थोड़ी देर के लिए, जस्ट टू मेक माई लाइफ इजियर बाय राइटिंग इट। तो रिजल्टेंट वेक्टर को हमने बुला लिया r वेक्टर विच इज इक्वल टू a प्लस b। सो इट इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस के प्लस i माइनस 2j प्लस के। तो ऐसा करने से हो जाएगा 3i प्लस j, ओके तो गायब हो गया। तो दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर। हमें इसका एक वेक्टर निकालना है जो इसी के डायरेक्शन में हो या पैरेलल हो या इसी के डायरेक्शन में हो। मैंने बताया था क्या करते हैं पीछे एक्सरसाइज में, हमेशा पहले इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। अगर मैग्नीट्यूड 5 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा ना। तो बस पहले रिजल्टेंट वेक्टर का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा √3² प्लस 1 स्क्वायर, बेसिकली √10।
तो हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आर वेक्टर है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर है, उसी डायरेक्शन में होगा वो। तो वो दिया जाता है आर बाय मॉड ऑफ आर। तो बेसिकली 3/√10i और 1/√10j। अगर हमें पता करना है एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स हो उसके, इस वेक्टर के, तो बस इंटू 5 कर देंगे और वो भी उसी डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन में होगा या पैरेलल होगा, बात एक ही हो रही है। ठीक है, तो द required vector is 5 times of the r cap because its magnitude is 5 units. So it will be 5 3s are 15/√10i plus 5/√10j। समझ गए बात को? सो इन दिस वे आपको ये पता लग गया कि एक हमारे पास आंसर, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपको इच्छा हो तो कर लेना, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, दैट्स द रिक्वायर्ड वेक्टर। नेक्स्ट करते हैं। If A, B and C are given, find a unit vector parallel to this vector. Again, whenever I have to find a vector parallel to a given vector, listen to this. When we, लिख रहा हूं, आप भी लिखिए। When we have to find a vector parallel to a certain vector, step 1, find the simplified form of the certain vector. Step 2, find the magnitude of that above vector. Step 3, find the unit vector. Step 4, find the required vector by multiplying the required magnitude to the यूनिट वेक्टर। अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो यहीं रुक जाइएगा स्टेप 3 में। अगर आपको बोला है मैग्नीट्यूड 10 का चाहिए या 15 का चाहिए या 13 का चाहिए, तो 13 हम मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर में, बस इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, तो बस फिर तो अब हमें 2a - b + 3c सिंप्लीफाई करना है। पहले मैं a, b और c लिख लेता हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज देम। a वेक्टर क्या है, ये डायरेक्ट लिख लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, 2a - 3b + c। मुझे आसान हो जाएगा, बार बार अप डाउन हो रहा है उसके चक्कर में पेज का। तो 2a, तो 2 टाइम्स i + j + k - b, देखा यहाँ गलती हो रही थी मुझसे, -b 3c प्लस में है, तो -b, तो ये जगह माइनस ब्रैकेट लगाइएगा, ये गलतियां मत करिएगा, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, ये सारी गलतियां करना बंद करिए। ठीक है, 3k बहुत इजी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बहुत इजी है, परेशान नहीं होना है। परेशान क्यों है? i - 2j + k। ठीक है, बस इतना ही चाहिए था। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2i + 2j + 2k - 2i + j - 3k + 3i - 6j + 3k। सही है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2i चला जाएगा, सिर्फ 3i बचेगा। 2j + j 3j - 6j, तो -3j 2k - 3k + 3k भी गया, तो सिर्फ 2k बचेगा। ये हमारा आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर को क्या करना है, हाँ यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बस पहले। तो ये हो जाएगा √3² -3² और 2²। ऐसा करने से हो जाएगा 9 + 9 + 4, तो √ओवर हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा? 22।
अच्छा, हमें पता करना था एक यूनिट वेक्टर जो इसके पैरेलल हो। सो द रिक्वायर्ड वेक्टर is r cap, which is nothing but r vector by mod of r vector, which is 3 by root 22 I प्लस नहीं होगा -3 by root 22 j प्लस 2 by root 22 k। दैट्स द फाइनल आंसर। समझ गए बात को? इजी था? अरे बहुत इजी है, मैं तो बार बार कह रहा हूं आपसे, ये तो इतना टिपिकल कुछ हो ही नहीं रहा है। अगला करते हैं। शो डैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। मैंने बताया था पिछली वाली एक्सरसाइज में भी ये सेम क्वेश्चन था कि आप क्या करते हो, तीन वेक्टर निकालते हो, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर, और ये देखते हो कि इन तीनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी निकालते हो, और किन्हीं दो का सम तीसरे के बराबर हो जाता है तो बोल देते हो वो कोलिनियर है। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका पता है आपको क्या है? मिसलेनियस में हो ना। दूसरा तरीका क्या, अगर ये प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है, पर हमें ये पता करना पड़ेगा कि बी किस रेशियो में डिवाइड करता है एसी को, तो वो मिड पॉइंट कहीं बीच में लाई कर रहा होगा। वैसे इसे करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ए बी डॉट बी सी भी निकाल सकते हो, ए बी क्रॉस बी सी, सॉरी ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर भी निकाल सकते हो, वो जीरो आ जाएगा। क्योंकि होशियार हो ना, क्यों आएगा? अरे भाई दोनों सेम अगर लाइन पे लाई कर रहे हैं, कोलिनियर है, तो एंगल जीरो होगा दोनों वेक्टर के बीच का, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा। ये भी एग्जिस्ट कर सकता था, क्योंकि ए बी और सी तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो नॉन जीरो है, वो खुद में जीरो नहीं होता, मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ जीरो तभी हो सकता है क्रॉस प्रोडक्ट जब अब साइन थीटा जीरो हो जाए, यानी कि थीटा 0 डिग्री हो जाए। बहुत सारे ऑप्शन है। एक को दूसरे के लैम्डा के टर्म्स में लिख के वो रेशियो भी दिखा सकते हो कि रेशियो जो है तीनों टर्म्स के, एक्स कंपोनेंट का रेशियो, वाई कंपोनेंट का रेशियो और जेड कंपोनेंट का रेशियो, वो भी इक्वल आ रहा है। A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू A3 अपॉन B3। ये भी किया जा सकता है। उसमें बस ए बी और बी सी दो वेक्टर निकालने, ए बी और ए सी दो वेक्टर निकालने पड़ेंगे। कुछ भी कर लो, दो हर केस से आंसर आ जाएगा। मैं डिस्टेंस वाले से करता हूं क्योंकि मुझे फाइंड द रेशियो, ठीक है, डिस्टेंस से कर देता हूं मैं से बहुत तरीके हैं करने के। प्लीज आप ए बी क्रॉस बी सी से ट्राई करना, ठीक है। चलिए ए बी वेक्टर निकालते हैं। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, 5 - 1 4 आए, 0 - -2 तो +2j, -2 + 8 हो जाएगा तो +6k, ठीक है। फिर निकालेंगे हम ए बी वेक्टर हो गया, इसके बाद हम निकालेंगे बी सी वेक्टर, तो ये हो जाएगा 6i + 3j + 9k। फिर निकालेंगे हम ए सी वेक्टर या सी ए वेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो ए सी वेक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11 - 1 10i, 3 - -2 तो +5j, 7 + 8 हो जाएगा तो 15k। मुझे इससे क्या निकालना है, इन दोनों से, इन तीनों से सॉरी, मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, तीनों टर्म का स्क्वायर करके ऐड करते हैं। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 + 4 20 + 36 56। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अभी इसको बाद में देख लूंगा। ए बी वेक्टर हो गया, बी सी वेक्टर भी निकाल लेते हैं इसी तरीके से। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 + 3 का स्क्वायर 9, 36 + 9 45 + 81 126 होगा क्या, हाँ 126। और फिर ए सी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर 100 + 5 25, तो 125 + 225 350, नहीं 120, हाँ 350, ठीक है। 100 + 225 325 + 25 350। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है 14 8 7 जा तो 4 14 जा तो 2√14। यहाँ पे होगा 126 तो ये हो जाएगा 620 नहीं 430, नहीं 4 से तो नहीं जा रहा है, 2 से जा रहा है, 263 जा रहा है, नहीं हो रहा, 321 37 तो 3 जा रहा है, 3 और 43, नहीं 9 1 जा 9 9 9 4 जा 3, नहीं 3√14 हो गया। और ये हो जाएगा 350, तो 350 है तो 350 35 × 10, इधर से एक 5 आएगा, 7 आएगा, इधर से एक 5 आएगा, 2 आएगा, तो 5√14 हो गया। दिख गया आपको? तो इसका मतलब यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड
प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अरे 2 + 3 5√14 होगा, ये भी तो 5√14 है, तो ये ट्रू है। दिस इंप्लाइज ए वेक्टर ए बी सी आर कोलिनियर, दिस पॉइंट दैट ए बी सी आर कोलिनियर वेक्टर्स। अच्छा, अगर ये कोलिनियर है, इसके बाद हमें बोला है फाइंड द रेशियो। तो आपको दिख रहा है ना क्या हुआ, ए बी सी कोलिनियर हो गए। बेसिकली क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से देखिए, ए बी जो है कहीं पे इनको डिवाइड कर रहा है, ए और सी को, क्योंकि ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हो रहा है। तो अब मैं बोल रहा हूं कि बी जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो ए और सी को बी किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल सेक्शन फॉर्मूला, हाँ बस वही लगाना है, इतना बुद्धि नहीं लगाना है। सेक्शन फॉर्मूला ग्रेड 10 में भी पढ़े हैं। तो λ/1 मान लेते थे, वहां पे भी ऐसे करते थे, m/n होता था, λ/1 होता था। अब इसमें क्या करते हैं, वही सेम प्रोसेस है, 1 को इधर वाले से और लैम्डा को इधर वाले से। ठीक है, तो ए का पॉइंट पता है आपको, तो ये लैम्डा के साथ लिखा जाएगा। मैं ए का पॉइंट लिख देता हूं क्योंकि अदरवाइज इट विल टेक अ लिटिल टाइम। तो मैं इस क्वेश्चन को भी कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे, गिव मी अ मिनट। चलिए तो करते हैं, इसमें यहाँ पे लिखते हैं, इसको ए का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 2 - 8, और यहां पे आ जाएगा सी के लिए आ जाएगा 11 3 7। तो आपको कैसे लिखना है, आपको λ/1 है, बी आपको पता है, बी कितना है 5 0 - 2। तो आप कोई भी एक पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद है आपको जब सेक्शन फॉर्मूला आप कर रहे थे तो उसमें बोला गया था कि भाई आप एक्स कोऑर्डिनेट से लैम्डा की वैल्यू निकालो, वाई कोऑर्डिनेट से निकालो, फर्क नहीं पड़ता, लैम्डा की वैल्यू सेम ही आनी चाहिए। तो मैं ना सिंपल सा लॉजिक है, इसमें 0 दिख रहा है, मैं वाई वाला कोऑर्डिनेट पकड़ लेता हूं, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू λ/3, सही बात है। तो 3 लैम्डा प्लस यहां से आएगा 1 × -2, तो -2 अपॉन λ+1। 1 मिनट में आ जाएगा आंसर, देखो आप कैसे भी कर लो। ठीक है, तो 3 λ -2 = 0 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू आ गई 2/3, या रेशियो क्या है 2:3, और रेशियो पता करना था 2:3। आपको लगता है क्या सर आप ऐसे बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो आप, किसी और से करते तो अलग आंसर आता। अच्छा तो ठीक है, दिखा देता हूँ, नहीं आता, एक्स कर लीजिए। तो λ × 11 11 लैम्डा 1 × 1 +1 अपॉन λ+1। इसमें x वाला पार्ट कितना है 5 है। इसको बिल्कुल सेक्शन फॉर्मूला की तरह ट्रीट करो, एक्स कोऑर्डिनेट वाला, IJK में मत कंफ्यूज हो, बिल्कुल आराम से लगाया जा सकता है सेम चीज। तो ये हो जाएगा 11 लैम्डा +1 = 5 लैम्डा +5। तो 6 लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, लैम्डा हो जाएगा 4/6। अच्छा ये डिफरेंट होता था क्या आ गया 2/3। तो अगेन रेशियो इज 2:3, क्योंकि रेशियो क्या था λ/1 था ना, तो ये होगा 2/3:1, जो कि होता है 2:3। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को, मैंने कर भी दिया, दिखा भी दिया कैसे करना है सिंप्लीफाई। ठीक है, और मैं यहीं पे रुकूंगा। आई बिलीव कि अगले वाले पार्ट में फिर 9 से करेंगे, थोड़े से मिसलेनियस में टाइम लगता है। ठीक है, काफ़ी हो गए, और कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगर वीडियो बेकार लगा तो डिसलाइक करिए, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।